तो आज हम लोग करेंगे कैश फ्लो। ठीक है। सो कैश फ्लो करने से पहले थोड़ा जो फिफ्थ सेमेस्टर में किए थे हम लोग ने, वहां पे बैलेंस शीट प्रिपेयर किए थे एज पर शेड्यूल 3, वो डिस्कस करेंगे क्योंकि वही आगे जाके हम लोग को करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा हम लोग का बैलेंस शीट में दिया रहेगा, 2 इयर्स का डेटा दिया रहेगा एंड 2 इयर्स के डेटा के बेसिस पे हम लोग को क्या बनाना है, कैश फ्लो बनाना है। ठीक है। तो एक बार बैलेंस शीट देखते हैं। पहले भी देखा हुआ बैलेंस शीट है ये। तो मान लो कि ये 2 इयर्स का है, ये प्रीवियस ईयर है और एक ये करंट ईयर है। ठीक है। तो जैसे कि पहले करते थे हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले मेन एक, उसके अंदर में आता है शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में दो आता है, एक शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। तो शेयर होल्डर्स का फंड दो एड आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या है, दो है शेयर कैपिटल, बस दो ही रहता है हम लोग का, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में होता है पीएल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ये सारा क्या है मेरा सिक्योरिटीज, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद नंबर 2 में आते हैं, उसके बाद आते हैं ये मेरा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी से, तो सबसे पहले इक्विटी क्या है, इक्विटी के अंदर में आता है मेरा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में मेरा दो है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में होता है एक पीएल होता है, जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, और एक कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, इक्विटी खत्म हो गया, अब लायबिलिटीज में आते हैं, ये सारा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो टाइप का होता है, एक करंट लायबिलिटीज, एक नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब जितना भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जितना भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो सारा का सारा आ जाता है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि डिवेंचर हुआ, बैंक लोन हुआ। ठीक है। ये सारा क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए, अगर कभी भी लोन लेते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए, वो सारा का सारा किस सेट में आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज का। और थर्ड में आते हैं लास्ट, करंट लायबिलिटीज। जैसे करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेएबल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। ठीक है। और बहुत सारा होता है, ये आगे मैं दे दूंगा, आगे फ्रंट पेज पे तुमको दिखेगा कुछ करंट लायबिलिटीज का हेडिंग्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं एसेट्स। एसेट्स में भी क्या होता है, सबसे पहले नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर में आता है फिक्स्ड एसेट। ठीक है। नॉन करंट एसेट का हेड में सब हेड क्या है, फिक्स्ड एसेट। एंड फिक्स्ड एसेट के अंदर में दो आता है, एक टेंजिबल एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग विच कैन बी सीन एंड टच, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ। ठीक है। ये सारा चीज क्या है, तुम्हारा टेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट है लेकिन टेंजिबल, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट, ये भी फिक्स्ड एसेट है लेकिन किस हेड में आता है, इनटेंजिबल के, जैसे कि हुआ गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा क्या है तुम्हारा इनटेंजिबल एसेट। ठीक है। फिक्स्ड एसेट में दो एसेट होता है, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एसेट्रा। एंड इनटेंजिबल एसेट में होता है गुडविल, पैटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है। और नंबर 2 देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगा। सो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट मेरा फिक्स्ड एसेट है, लेकिन इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। इसका दूसरा हेडिंग है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगा। क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा बस वो इन्वेस्टमेंट आएगा। करंट एसेट, करंट एसेट क्या क्या होता है, करंट एसेट में तुम्हारा आएगा डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, कैश इन हैंड आएगा, बैंक आएगा, और तुम्हारा प्रीपेड, जितना भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा वो सारा का सारा कहां पे आ जाएगा, तुम्हारा करंट एसेट्स पे। ये रहा तुम्हारा सारा डिटेल्स में लिखा गया। आगे देखो, आगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट है, ये सारा कॉपी करना है तुम लोग को। ठीक है। इसमें
हेड के हिसाब पे, हेड के बेसिस पे तुमको क्या दिया गया है, सारा डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि ये कब बनाना है हम लोग को, एंड क्यों बनाना है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ये सब चीज तो हम लोग ने कभी क्लास 11 में नहीं पढ़े थे, 12 में पढ़े थे, लेकिन बनाना क्यों है, क्यों जरूरत है। ठीक है, एंड कब बनता है। देखो जैसे कि सबसे पहले हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री, जो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद जो जर्नल एंट्री पास करते हैं उसको पोस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर। ठीक है, जब लेजर बन जाएगा, लेजर के थ्रू से हम लोग को क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता था, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस देख के हम लोग को 3 अकाउंट बनाना पड़ता था। क्या क्या, एक ट्रेडिंग बनाना पड़ता था, एक पीएल बनाना पड़ता था, और एक बनाना पड़ता था बैलेंस शीट। ठीक है नहीं, वो हम लोग क्या से बनाते थे, ट्रायल बैलेंस में सब कुछ डेटा दिया रहता था, उसमें से हम लोग ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, एंड इसके बाद जो बनता है मेरा, इसके बाद ही ये बनता है हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे देखो ट्रेडिंग, पीएल, ट्रेडिंग और पीएल क्यों बनाते हैं हम लोग कंपनी का, क्योंकि हम लोग क्या जानना रहता है कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया। ये सारा तो बेसिक एंट्री है कि जब परचेस एंड सेल जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सारा रिकॉर्ड होता है जर्नल में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, एक फॉर्मेट बना के डेबिट क्रेडिट करके उसको हम लोग पोस्टिंग करते हैं। एंड देन हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। एंड ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, जस्ट टू चेक एक्यूरेसी, कि ट्रायल बैलेंस पे डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है कि नहीं, बस यही चेक करने के लिए। अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हुआ तो आंसर क्या होगा, हम लोग का करेक्ट है, ऊपर में जितना ट्रांजेक्शन किए वो सही है। वहां पे भी कुछ एक चैप्टर रहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो डिस्कस नहीं करते हैं, तो मिस्टेक्स भी होता है। अगर हम लोग का ये नहीं कि अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। ठीक है, कुछ एरर डिटेक्ट हो सकता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो वो अभी डिस्कस नहीं करते। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग सिंपली क्यों बनाते हैं, जस्ट टू चेक एक्यूरेसी कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस देख के हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग एंड पीएल क्यों बनाते हैं हम लोग, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कि उस ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, बस यही देखने के लिए। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं फिनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना स्ट्रांग है। ठीक है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो ये सब कुछ तो ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, इतना कुछ तो हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, तो ये बनाने का जरूरत क्या है। तो ये क्यों बनाते हैं कंपनी की, कंपनी को देखना है कि कंपैरिजन होता है कैश फ्लो में, 1 ईयर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर को डेटा लेके, दोनों को लेके कंपैरिजन होता है कि कितना कैश फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दिस ईयर क्या हुआ, कितना ज्यादा कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। ठीक है, बस यही कंपेयर करना है। सो कैश फ्लो मतलब फ्लो हो रहा है, या तो फ्लो मतलब क्या होता है, या तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब कैश आ रहा है कंपनी को, या तो कंपनी को कैश मिलेगा। अब कैश मिलने का सोर्सेस डिफरेंट सोर्सेस है। जब कंपनी बैंक से लोन लेगी तो कंपनी को पैसा मिल रहा है, वो लोन है लेकिन मिल तो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश इनफ्लो। लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश आउटफ्लो।
ठीक है, शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो जब इशू करेंगे तो पब्लिक से हम लोग को पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, कैश इनफ्लो। अगर उसी शेयर को हम लोग रिडीम करेंगे, पे बैक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इनफ्लो, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट, वो सारा का सारा चला जाएगा आउटफ्लो में। एंड जितना भी सोर्सेस आ रहा है, जहां पे सोर्स ऑफ इनकम है या पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा जाएगा इनफ्लो में। क्लियर है? और ये जो कैश फ्लो बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट को कंसीडर करके हम लोग ट्रेडिंग पीरियड कुछ नहीं देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट दिया रहता है, एंड बैलेंस शीट वो भी दो साल का दिया रहेगा, एक प्रीवियस ईयर रहेगा, एक करंट ईयर रहेगा, और 2 ईयर को कंपेयर करके तुम लोग को क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो तुम लोग को कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज बनाना पड़ेगा। एक का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और लास्ट है फिनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, 3 एक्टिविटीज है, एक ऑपरेटिंग है, एक इन्वेस्टिंग है, एक फिनेंशियल एक्टिविटीज है, ठीक है। अब ये 3 एक्टिविटी बनाने के बाद इसके अंदर में क्या क्या आएगा वो डिस्कस करेंगे। इसका आंसर, इसका जो भी आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, इसका सेपरेट आंसर आएगा, इसका जो आंसर है, ठीक है, तीनों का ऐड करने के बाद, तीनों का सम अप करने के बाद तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे और यहां पे ओपनिंग, उसके बाद ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ये चारों ऐड करने के बाद, तुम्हारा क्लोजिंग कैश आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर सही है। अगर टैली नहीं हो रहा है, चारों को ऐड करने के बाद यहां से डिफरेंट आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। एंड हमेशा याद रखना, 99% चांसेस रहता है मिस्टेक फर्स्ट स्टेज पे होगा, अगर हुआ तो, ठीक है। ये दोनों तो सिंपल है, सबसे ज्यादा ध्यान इसको प्रिपेयर करते समय देखना कि कहीं यहां पे तो मिस्टेक नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा एंट्री आता है, ठीक है। एंड ये दोनों से थोड़ा वास्ट हुई, ठीक है। अगर तुम इसको सीख लिया बनाने के लिए, ठीक है, तो ये और ये तो बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं यहां पे कि क्या क्या आइटम आता है, ठीक है। यहां पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, एंड तुम लोग को एक स्क्रीन में भी दिखाई देगा, ठीक है, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। क्लियर? अब देखो इन्वेस्टिंग में, देखो ऑपरेटिंग में लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा वास्ट है तो इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ये दोनों को लेके चलते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट करना है। सो इन्वेस्ट करना किस चीज को इन्वेस्ट करते हैं, जो मेरे पास फिक्स्ड है उसी को इन्वेस्ट करते हैं। सो यहां पे हम लोग सिर्फ फिक्स्ड एसेट को लेकर चलेंगे, जितना भी फिक्स्ड एसेट है, अगर वहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, और फिक्स्ड एसेट में क्या ट्रांजैक्शन होगा, या तो फिक्स्ड एसेट हम लोग परचेस करेंगे, या तो उस फिक्स्ड एसेट को हम लोग सेल करेंगे। यही तो 2 ट्रांजैक्शन होता है, और दूसरा तो कुछ नहीं है। फिक्स्ड एसेट जो है हम लोग या तो खरीदते या तो सेल करते हैं, और उसी फिक्स्ड एसेट को हम लोग यूज करके क्या करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट का ट्रांजैक्शन क्या होता है, या तो हम लोग परचेस करेंगे या तो सेल करेंगे। जब हम लोग परचेस कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो होगा, पूरा ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि इनफ्लो हो रहा है क्या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, ये छोड़ के। तो यहां पे क्या है,
फिक्स एसेट में परचेस एंड सेल हो रहा है, तो जब परचेस करेंगे हम लोग तो क्या हो रहा है कि कंपनी पैसा देगी जिससे हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ मेरा आउटफ्लो हुआ। क्लियर है? तो परचेस ऑफ फिक्स एसेट क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। अगर सेल करेंगे, सेल करने के बाद कंपनी को पैसा मिलेगा, तो यही चीज क्या बन जाएगा मेरा इनफ्लो बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इन्वेस्टिंग में मेरा एक ही ट्रांजेक्शन, दो ही ट्रांजेक्शन आता है, एक परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमेशा याद रखना फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा आइटम तुमको दिख रहा है। फिक्स एसेट में क्या क्या आता है अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, तभी हम आगे बताते हैं, तुम लोग ने देख भी लिया होगा तो फिक्स एसेट में क्या क्या आता है। तो वो अगर उस आइटम में कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, परचेज या सेल कुछ भी हो रहा है, तो यहां पे आएगा। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा आइटम है जो है कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बोलो। अगर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी यहां पे आएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। और दूसरा है यहां पे फिनेंसिंग एक्टिविटी। सो फिनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, देखो फिनेंसिंग एक्टिविटीज में तुम्हारा क्या आता है, एक इक्विटी का, ठीक है, या इसको इक्विटी ना लेके इसको हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या है तुम लोग को पता होगा, पहले देख चुका होगा, कॉपी भी किया होगा, कॉपी करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल आएगा एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज, और एक चीज आता है प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये सारा आइटम है, ये तीन ही आइटम है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। शेयर कैपिटल, अब जब शेयर कैपिटल का बात कर रहे हैं तो दो ही टाइप का शेयर कैपिटल होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक फाइनेंसिंग की शेयर कैपिटल, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कैसे फ्लक्चुएशन होगा, कैसे इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा। देखो जब शेयर कैपिटल बोलेंगे तो शेयर कैपिटल मेरा दो ही होता है, या तो शेयर कैपिटल हम लोग इश्यू करते हैं, या तो इश्यू करेंगे शेयर, या तो उसका पेमेंट कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। या तो हम लोग शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे या तो रिडीम करेंगे। तो इश्यू करेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा, तो ये क्या होगा, इनफ्लो। अगर रिडीम करेंगे पेमेंट करेंगे तो ये अमाउंट हम लोग को देना पड़ेगा, सो ये बन जाएगा मेरा आउटफ्लो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसका मतलब इनफ्लो कब बोलेंगे, अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है किसी भी सोर्स से या किसी भी वे से, तो वो सारा का सारा बन जाएगा तुम्हारा इनफ्लो। एंड अगर कंपनी पेमेंट कर रही है, ठीक है, किसी भी बेसिस से, तो वो बन जाएगा तुम्हारा आउटफ्लो। ठीक है, शेयर कैपिटल का समझ में आ गया। अब यहां पे नॉन करेंट लायबिलिटीज है, देखो नॉन करेंट लायबिलिटीज है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, बैंक लोन, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, बैंक लोन आएगा, डिवेंचर आएगा। ठीक है, बैंक लोन नहीं तो डिवेंचर, ये दोनों आएगा। सो अब बैंक लोन और डिवेंचर में कैसे कैश इनफ्लो हो सकता है, कैसे कैश फ्लो हो सकता है। ठीक है, या तो इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर बैंक लोन, अगर कंपनी रेज कर रही है, रेज मतलब उठा रही है, बैंक से लोन ले रही है, रेज कर रही है, तो कंपनी को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दो आगे जाकर पेमेंट करना है, लेकिन इसको मिल तो रहा है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इनफ्लो क्या है, बैंक लोन, रेज। तो यहां पे इस केस में क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा, कंपनी को पैसा मिलेगा। अगर यही लोन अगर कंपनी पेमेंट करेगी तो इसको बोलेंगे रीपेमेंट। क्या बोलेंगे, रीपेमेंट। समझा? सो अब जब रीपेमेंट करेगी तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेरा आउटफ्लो। क्लियर है? अब लास्ट में डिस्कस करते हैं डिवेंचर। डिवेंचर में क्या होगा,
डिवेंचर हम लोग या तो इश्यू करेंगे, देखो थोड़ा छोटा हुआ होगा, छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर में लिख दे रहे हैं। डिवेंचर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो डिवेंचर या तो इश्यू होगा या तो रिडीम होगा या तो रिडम्पशन, ठीक है। सो डिवेंचर क्या होगा, या तो इश्यू होगा तो या तो रिडम्पशन। जैसे शेयर इश्यू होता है, जैसे शेयर रिडीम होता है, डिवेंचर भी वैसे ही इश्यू एंड रिडीम होता है। तो सेम जैसे शेयर इश्यू होते हुए इनफ्लो हो रहा था, यहाँ पे भी इनफ्लो होगा एंड यहाँ पे आउटफ्लो रिडम्पशन, ठीक है। और एक बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 इयर्स का दिया रहेगा, हर एक डेटा 2 इयर्स का दिया रहेगा। अब यहाँ पे तुम लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता चलेगा कि वहां पे इश्यू हो रहा है कि रिडीम हो रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, देखना ध्यान से। 2 इयर्स का दिया हुआ है तो वहां पे जब कंपैरिजन करेंगे तब पता चल ही जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 2 इयर्स का दिया हुआ है। सपोज मान लो कि ये डेटा है 2 इयर्स का, 2011 एंड 2012, यहाँ पे दिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब एक क्वेश्चन आएगा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटीज है, आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, वहां पे क्यों नहीं लिखते। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट माना कि करंट लायबिलिटीज, लेकिन ये तो फिनेंशियल है, पैसे से रिलेटेड है ना। जो ट्रांजेक्शन होता है पैसा बैंक से निकालना है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो जो करंट लायबिलिटीज है वहां पे क्या क्रेडिटर्स रहते हैं जिससे हम लोग परचेज करते थे, डायरेक्ट पैसा का ट्रांजेक्शन नहीं था वहां पे, ठीक है। अगर तुम इसको करंट लायबिलिटी में भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल हेड है ये फिनेंशियल, क्योंकि ये पैसा से रिलेटेड है। ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोग बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट कब होता है, जब मेरा पास अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या हम लोग सब जितना बैलेंस है उससे ओवर एंड अबव अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको जितना भी ओवर एंड अबव हम लोग ने अमाउंट विड्रॉ किया है वही बन जाता है मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लो कि 10,000 रुपए मेरे पास बैंक में एंड हम लोग ने मैंने विड्रॉ किया 15,000, तो जो 5,000 है वो क्या हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये तो पॉसिबल नहीं, तुम लोगों को पता होगा कि अगर तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपीज है तुम 15,000 निकाल सकता है, नहीं निकाल सकते। जब तक कस्टमर और बैंक का रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक ये तुमको एडवांटेज नहीं दिया रहता है, नहीं देगा कोई भी बैंक, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का ये यूजुअली जो बिजनेस करंट अकाउंट होता है इसको मिलता है, ठीक है। जो बैंक से, बैंक का और बिजनेस का अच्छा रिलेशन है लेन देन का, वहां पे यहाँ पे क्या कर सकता है कंपनी, ये परमिशन दे सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। वो भी एक लिमिट रहता है कि आप 50,000 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते। सो मान लो कि यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 था और यहाँ पे बन गया 20,000, मतलब 2011 में 30,000 रुपए ओवरड्राफ्ट था, मतलब तुमने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाला था, लेकिन 2012 में जाके 20,000 हो गया, डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हुआ। 30,000 रुपए 2011 में थे, 2012 में जाके 20,000 हुआ, तो इसका मतलब डिक्रीज कब हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 था 20,000 हो गया, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया 10,000 रुपए, समझ रहा है। 30,000 था 20,000 हो गया, जो 10,000 रुपए डिक्रीज होने का रीजन है, जाके हम लोग ने क्या किया, बैंक वाला को बोले कि देखिए 30,000 रुपए आपसे निकाले थे आपके अकाउंट से, अभी 10,000 रुपए ले लीजिए। तो हम लोग ने पेमेंट किया तो ठीक है, तो 30,000 से हम 10,000 माइनस कर दिए तो 20,000। तो यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज होगा तो रीपेमेंट होगा, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर ये केस उल्टा हो जाता, अगर यही यहाँ पे 20 के होता और ये 30 के होता, तो पहले 2011 में 2011 में 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा था, अब 2012 में जाके इंक्रीज हो गया। इसका मतलब हम लोग ने क्या किया, और 10,000 एक्स्ट्रा निकाल लिए, पहले 20,000 तो निकाले थे और एक्स्ट्रा निकाल दिए, जिसके कारण से अभी इंक्रीज हो गया 30,000 हुआ। सो ये जो क्या हुआ, रेज किया तुम और निकाला है। अब दोनों में इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या है, जब पेमेंट और रीपेमेंट हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है, तो ये मेरा बन जाएगा आउटफ्लो, और ये जब रेज कर रहा है ये बन जाएगा तुम्हारा इनफ्लो।
क्लियर है? तो ये फाइनेंसिंग है। देखो इन्वेस्टिंग का सिंपल है, क्या है, फिक्स एसेट से रिलेटेड, सिर्फ फिक्स एसेट से परचेज या सेल हो रहा है, परचेज या सेल हो रहा है तो परचेज को आउटफ्लो बोलेंगे एंड सेल को इनफ्लो बोलेंगे। और एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा इन्वेस्टिंग में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बस इतना आएगा, इतना आइटम होगा तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना इन्वेस्टिंग का। अब जब फाइनेंसिंग में आना, फाइनेंसिंग में तुम्हारा शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों को सिर्फ अंडरलाइन कर लेना। इस तीनों से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो लिखना। शेयर कैपिटल और डिवेंचर, देखो शेयर कैपिटल और डिवेंचर क्या है, सेम है। अगर इश्यू हो रहा है तो कैश इनफ्लो, अगर रिडीम हो रहा है तो कैश आउटफ्लो, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, डिवेंचर में एक ही है। और सेकंड में क्या था, बैंक लोन। बैंक लोन अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट डिफरेंट है ना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बैंक लोन मतलब तुम जाके बैंक को बोला कि हमको इतना लोन का जरूरत है, ठीक है, आपको इतने ईयर में हम रिफंड कर देंगे। सो ये डायरेक्टली जाके बैंक से लोन, मॉर्गेज रखे, कुछ सिक्योरिटीज रखे बैंक से पैसा उठाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब तुम्हारा कुछ अकाउंट है, सेविंग या करेंट अकाउंट है, ठीक है, वहां से तुम क्या किया, कंपनी बैंक तुमको परमिशन दिया है कि आप इस बैंक का बहुत अच्छे कस्टमर हो, तो आपको एक फैसिलिटी देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का। इनकेस आपका अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग के अकाउंट से उसी में से आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी, मतलब 50,000 एक लिमिट दिया रहेगा कि एक्स्ट्रा इतना तक निकाल सकते हो। जैसे कि तुम लोग ने देखा होगा कि पेटीएम में तुम लोग ने चेक किया है कि नहीं किया है, देखना कि वहां पे पेटीएम में अभी एक एलिजिबिलिटी आया हुआ है कि 1000 तक तुम वहां से क्रेडिट पे यूज कर सकता है। दो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है, लेकिन एक फैसिलिटीज दिया गया है कस्टमर को। तो वैसे करके कि जब तुम वहां से कुछ भी शॉपिंग करेंगे वहां से तुम पे कर देगा, ठीक है, तो आगे जाके फ्यूचर में तुमको वो 1000 रिटर्न करना है। तो वैसे करके बैंक भी हम लोग को वैसे फैसिलिटी देता है बैंक ओवरड्राफ्ट का, अगर रिलेशन अच्छा हो तो। क्या हम लोग बैंक को जाके इंसिस्ट करते हैं तो ये फैसिलिटी हम लोग को मिल सकता है, प्रोवाइडेड रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। ये तीन चीज हो गया। मेन हेडिंग यहाँ पे देखना, इशू, रिडेम्पशन, ये सारा चीज मेन हेडिंग। अब इससे एक्स्ट्रा क्या आ सकता है, ठीक है, तो इसका चार्ट तुम लोग का आगे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज है इसके अलावा, ठीक है, जैसे कि हुआ, देखो इसमें से एक्स्ट्रा क्या एंट्री हो सकता है, इसमें से इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर से। हमने क्या बोला था कि अगर जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा इनकम के बेसिस पे, वो सारा आएगा इधर में। इधर में भी जैसे कि देखो डिवेंचर को हम लोग को क्या देना पड़ेगा, जब हम लोग डिवेंचर इश्यू करते हैं तो डिवेंचर भी काइंड ऑफ लोन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे रब कर रहे हैं, तुम लोग को स्क्रीन पे दिखा होगा, ठीक है, तो वही डिस्कस कर रहे हैं कि डिवेंचर पे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना पड़ेगा। और शेयर इश्यू किए थे तो शेयर में हम लोग को क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दो एक्स्ट्रा एंट्रीज है जो यहां पे आएगा, ठीक है, वो सारा तो आएगा और ये दो एक्स्ट्रा भी आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है, पेमेंट करना रहता है। सो जब पेमेंट करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आउटफ्लो। डिविडेंड भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो ये भी बन जाएगा आउटफ्लो। अब एक क्वेश्चन आएगा, इनफ्लो आउटफ्लो लिख रहे तो लिखना कैसे फॉर्मेट में, देखो जहां जहां पे मैंने इनफ्लो बोला है तो जितना भी इनफ्लो होगा वो ऐड होगा एंड जितना भी आउटफ्लो होगा वो माइनस होगा। जब तुम लोग लिखोगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट तो वो जो अमाउंट लिखोगे, तो परचेस करने से मेरा आउटफ्लो हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि वो मेरा आउटफ्लो है, एंड जो इनफ्लो होगा वो विदाउट ब्रैकेट लिखना। क्लियर। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ये रख कर दें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखना।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 3 स्टेप है, एक्चुअली है नहीं, ये बनाया गया सो दैट कि तुम लोग को सिंपल। स्टेप 1 में सबसे पहले तुम लोग को क्या लिखना है, इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएल। ठीक है, या कभी कभी क्या दिया रहेगा फॉर्मेट में तुम लोग को कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज इन पीएल लिखेंगे। अगर तुम्हारा इंक्रीज है तो पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में लिखना है। देखो, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव एंड डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में लिखना है। उसके बाद क्या क्या ऐड करना है इसमें, टीपीपीआई, टी फॉर ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व पे कितना ट्रांसफर हुआ वो ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो भी करेंट ईयर का लिखना है। 2 इयर्स का दिया रहता है प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का, तो करंट ईयर का यहां पे लिखना है। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, वो भी करेंट ईयर का, एंड इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड वो नोट में दिया रहता है। तुम लोग याद रखना कि जो इंटरिम डिविडेंड है वो प्रपोज डिविडेंड का वाइफ है, तो जहां जहां पे तुम्हारा प्रपोज डिविडेंड जाएगा वहां वहां तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड मतलब कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि आगे फ्यूचर में हम लोग इतना डिविडेंड देने वाले हैं। जो प्रपोज कर प्रॉमिस कर रहे कि इतना तारीख को हम लोग इतना डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है कि कंपनी ने जब प्रॉमिस किया उससे पहले ही कोई भी शेयर होल्डर ने क्या किया कि कंपनी से डिविडेंड ले लिया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी बोलते हैं ना। एडवांस सैलरी मतलब तुम उस मंथ के लिए तुम काम नहीं किया, लेकिन तुमने उस मंथ का सैलरी अभी उठा लिया, तो एक्चुअली वो एडवांस सैलरी नहीं होता, उसको बोलते हैं इंटरिम सैलरी। ठीक है, इंटरिम सैलरी बोलते हैं, एडवांस सैलरी नहीं बोलते उसको। ठीक है, और एक होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब होता है कि जब कंपनी पेमेंट कर देती है तो उसको फाइनल डिविडेंड। सो एक डिविडेंड कंपनी बोल रहा है आगे जाके देंगे, तो प्रपोज उससे पहले दे दिया। इंटरिम जब पेमेंट हो गया, पेमेंट ऑन डेट दे रहा है, ड्यू डेट में दे रहा है, तो वो फाइनल। ये हुआ स्टेप 1 का। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या जाएगा, स्टेप 1 में इतना जाएगा टीपीपीआई स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में जितना भी एक्सपेंसेस होगा एंड इनकम होगा, जितना भी एक्सपेंसेस एंड इनकम होगा वो सारा का सारा जाएगा मेरा स्टेप नंबर 2। जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग भी। जैसे कि मान लो कि डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या एक्सपेंसेस है, तो एक क्वेश्चन आएगा, अरे अभी तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट से रिलेटेड, अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा तो वो तुम्हारा कहां पे जाएगा, फिक्स एसेट में। तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन होगा। देखो डेप्रिसिएशन क्या है, एक ऑपरेटिंग रहता है। ऑपरेटिंग बोलने का मतलब कि एवरी ईयर वो लगता है। ठीक है, एवरी ईयर लगता है, जो एवरी ईयर लगता है उसको यहां पे लिखते हैं, जो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन, देखो वहां पे क्या लिखे थे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक तो तुम्हारा कहां पे जाएगा, फिक्स एसेट में। इनकम जितना भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है सारा का सारा इधर आएगा, इसके बाद ही उधर जाएगा। स्टेप 1 इधर आने के बाद, ऑपरेटिंग में आने के बाद ही आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड होगा। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में आएगा,
तो यहाँ पे क्या रूल है कि अगर एक्सपेंसेस होगा, जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको ऐड करना। बहुत इनफ्लो एंड आउटफ्लो का काम, देखो इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो एक्टिविटीज है जहां पे हम लोग इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितना भी इनकम होता है उसको माइनस करते हैं, जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है, ये ऐड हो जाएगा। मान लो कि अगर एसेट परचेस या सेल हुआ, परचेस और सेल हुआ तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अगर परचेस या सेल करते वक्त तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस भी तो हो सकता है। ठीक है, सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो माइनस हो जाएगा, लॉस हुआ तो ऐड हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग बनाना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग के थ्रू से तुम लोग को फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एक आता है यहां पे एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन गुडविल। अगर गुडविल तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, 2 ईयर का दिया रहेगा, अगर तुम्हारा गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो वो तुम्हारा आ जाएगा यहां पे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो, अगर गुडविल इंक्रीज हो रहा है तो परचेज है, तो परचेज ऑफ गुडविल मेरा फिक्स्ड एसेट है, सो जाएगा मेरा वो कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। गुडविल मेरा फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट का सारा ट्रांजेक्शन कहां जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो गुडविल कभी भी सेल नहीं करते हम लोग नहीं सेल करते। अगर हम लोग किसी से परचेस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो वहां से हम लोग परचेस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुडविल मेरा 20,000 था तो अभी 10,000 हो गया तो हम लोग ने गुडविल सेल किया। रेपुटेशन कभी भी सेल नहीं होता है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब रेपुटेशन, तो तुमने कोई और बिजनेस एक्वायर किया था। जब तुमने बिजनेस एक्वायर किया था तो मान लो कि उस बिजनेस का वैल्यू 60,000 था, तो तुमने उस बिजनेस को तुमने 80,000 में परचेस कर लिया। 60,000 का वैल्यू था लेकिन तुमने परचेस किया 80,000, क्यों, क्योंकि उस बिजनेस ऑलरेडी सेटअप था, तो उसने जो 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज किया वो उसने रेपुटेशन का चार्ज किया। तुम भी चार्ज कर सकता है जब तुम अपने बिजनेस को सेल करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं होता है। तो यहां पे अगर गुडविल 60,000 है, अगर 60,000 गुडविल था एंड अभी 80,000 हो रहा है, तो इसका मतलब परचेस ऑफ गुडविल। अगर गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो वो अपना रेपुटेशन कम हो रहा है मार्केट में, उसी को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट हो रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस पेड हो रहा है, जैसे कि मान लो यहां पे ले लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देना। तो ये मेरा क्या होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये सब ऐड कर देना, प्लस माइनस कर देना, जितना भी वैल्यू आएगा यहां पे लिख देना। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख देना। क्लियर है। स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप 2 में मेरा सिर्फ एक्सपेंसेस एंड इनकम है, जितना भी एक्सपेंसेस है जितना भी इनकम है वो मेरा स्टेप 2 में आएगा। ठीक है, और आते हैं नंबर 3, इसमें आएगा मेरा सिर्फ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी क्या होता है वो तुम लोग ने पहले देख लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा कि करंट एसेट में मेरा क्या क्या आइटम आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम आता है। ठीक है, सो अगर मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, अगर एक्सपेंसेस हो रहा है तो प्लस, अगर इनकम हो रहा है, अगर इनकम हो रहा है तो माइनस। ठीक है, सो अगर करंट एसेट इंक्रीज होगा, करंट एसेट मेरा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट या लॉस, एसेट बढ़ रहा है प्रॉफिट, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है लॉस की प्रॉफिट, लॉस वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो लॉस, क्यों, क्योंकि तुमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तो लॉस हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि अब तुमको कम पेमेंट करना है। सो
इसका मतलब है अगर करंट एसेट इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। सो यहां पे लिख सकते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है, तो नेगेटिव आ जाएगा। और जस्ट ऑपोजिट, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 3 में इतना ही। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या अभी हम लोग देखें कि स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कंपेयर करके लिख देना है, लिख दिया, बैलेंस शीट में दिया हुआ था। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है टीपीपीआई, ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। टीपीपीआई कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, 2 साल का दिया रहेगा तो करंट ईयर का यहाँ पे लिखना है। इंटरिम डिविडेंड का तुमको वर्किंग में दिया रहेगा तो वर्किंग वाला यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में सिर्फ एक्सपेंसेस जाएगा। देखो स्टेप नंबर 1 तुमको याद करने वाला है कि हाँ इसके बाद ये आएगा। सबसे पहले याद करने वाला चीज है कि पहले इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके बाद टीपीपीआई फाइंड करना है हम लोग को बैलेंस शीट से। अगर होगा तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन ये जो स्टेप 2 है स्टेप 3 है, एक्सपेंसेस एंड इनकम देखना है। कहीं एक्सपेंसेस हो रहा है, कहीं पे इनकम हो रहा है, वो लिख दो। यहाँ पे कोई ये नहीं कि तुमको पहले ये लिखना है, सेकंड में ये लिखना है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट है नंबर 1 में कि सबसे पहले इंक्रीज लिखना है, उसके बाद टीपीपीआई लिखना है। ये तुमको फॉर्मेटिक वजह से जाना है। और इसके बाद यहाँ पे रैंडमली जितना भी एक्सपेंसेस, जितना भी इनकम हो रहा है वहां पे लिख देना है, लिख दिया। उसके बाद नंबर स्टेप 3 में सिर्फ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी जाएगा, सिर्फ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अगर प्रॉफिट हो रहा है करंट एसेट या करंट लायबिलिटी से तो लेस, लॉस हो रहा है करंट एसेट या करंट लायबिलिटी से तो ऐड। ठीक है, तो कब प्रॉफिट होगा करंट एसेट में, इंक्रीज होगा तो क्या करना है, लेस करना है। कब प्रॉफिट होगा करंट लायबिलिटीज में, डिक्रीज होगा तो क्या करना है, ऐड करना है, सॉरी लॉस करना है, माइनस करना है। एंड देन डिक्रीज इन करंट एसेट, लॉस हो रहा है, ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करते हैं। तो ये सारा चीज है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ध्यान से 3 स्टेप है ऑपरेटिंग को, मैंने ही ब्रेक कर दिया है 3 एक्टिविटीज में। एक्चुअल बुक में तुम लोग को ऐसा नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 1 में थोड़ा रटा मारना है तुम लोगों को कि इंक्रीज या डिक्रीज टीपीपीआई। उसके बाद सेकेंड स्टेप में तुमको सिर्फ सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम हो रहा है तो लेस करना, एक्सपेंसेस हो रहा है तो ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट भी सारा दिया रहता है। उसके बाद स्टेप 3 में मेरा सिर्फ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये कॉपी मत करना, जो तुम लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा वो चीज वो कॉपी करना है तुम लोग। ठीक है, तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग में क्या किया। अभी 3 स्टेप बोले। स्टेप नंबर 1 में एक इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज क्या चीज, पीएल का। उसके बाद टीपीपीआई ये करना है स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में तुम लोग को क्या करना है, स्टेप 2 में तुमको करना है कि लॉस, एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस या इनकम होगा तो सारा का सारा स्टेप 2 में जाएगा। और इसमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो ऐड करना है, जितना भी इनकम होगा वो माइनस करना है। करंट एसेट में करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो लॉस होगा, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। सो ये था मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ब्रीफ में। तो तुमको फॉर्मेट स्क्रीन में मैं दे दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना। कुछ भी डाउट होगा ये 3 एक्टिविटीज से पूछ लेना हमको। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ये चीज अच्छा से देख लेना कि करंट एसेट में क्या क्या होता है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, फिक्स एसेट में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट का पूरा आइडिया तुमको होना पड़ेगा, तभी तुम्हारे से क्वेश्चन बनेगा। अगर तुमको ये पता नहीं कि करंट एसेट में क्या आइटम जाता है तो तुम कैसे कंपेयर करेगा। तुम तो कोई भी आइटम उठा के इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले इस चैप्टर करने से पहले तुमको बैलेंस शीट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज होगा तभी तुम ये चैप्टर कर पाएगा, नहीं तो मुश्किल। ठीक है, अगर तुमको इस चीज का सारा आइडिया होगा बैलेंस शीट का तो ये चैप्टर बहुत इजी है। एंड इसमें से 15 मार्क्स का तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का थ्योरी। एंड इसी में से कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, कैश फ्लो रहता है एक फंड फ्लो रहता है, दोनों ही क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स का। ठीक है, अगर कैश फ्लो तुमसे हो गया तो फंड फ्लो बहुत इजी है, क्योंकि कैश फ्लो से फंड फ्लो बनता है। ठीक है, यही सारा फॉर्मेट वहां पे एप्लीकेबल होगा, तो इसके लिए तुमको ये चीज अच्छा से सीखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे और एक चीज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये डिस्कस नहीं किया था। एक आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि हुआ कैश हुआ, बैंक हुआ, ये लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी कैश में। और कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर, जैसे कि मार्केट सिक्योरिटीज। मार्केट सिक्योरिटीज क्या होता है, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक्चुअली मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब होता है कि जिस चीज को तुम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी शेयर्स को अगर तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में जब भी तुम चाहो, तो उसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो तुमको यही नाम से मिलेगा, अगर ये नाम से मिल गया तो इसको भी लिखना है तुमको कैश में ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये एक ही हेडिंग में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? 3 टॉपिक किए, ऑपरेटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में 3 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएल, उसके बाद टीपीपीआई, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, एंड लास्ट में इंटरिम डिविडेंड। स्टेप 2 में था इनकम और एक्सपेंसेस, जितना भी इनकम होगा वह लेस करना है, जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो ऐड करना है। स्टेप 3 में हम लोग का था करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, अगर एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो ऐड करना है करंट एसेट से, एंड करंट लायबिलिटी से अगर इनकम हो रहा है तो माइनस कर देना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या था मेरा, परचेस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता था, अगर फिक्स एसेट से हो रहा है परचेज तो लिखना आउटफ्लो, सेल हो रहा है तो इनफ्लो। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री आया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल आता था, नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर दोनों सेम है, अगर इश्यू हो रहा है तो इनफ्लो, रिडीम हो रहा है तो आउटफ्लो। और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या था कि बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो हम लोग ने पेमेंट कर दिया आउटफ्लो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो और पैसा निकाल लिए वो इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, सो इसका फॉर्मेट कॉपी करके पूरा का पूरा, अब इसका थोड़ा एक बाकी है, इसका तुम्हारा लेजर बनाना है 1-2 अकाउंट का, तो वो लेजर बना लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ सम्स भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये चैप्टर, कुछ थ्योरी पोर्शन भी देख लेना। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। ठीक है।